हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जस्ट एक हफ्ता रह गया है अब आप लोगों का जो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स है 2023 का यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स वो होने में, क्योंकि अगले हफ्ते संडे के दिन आप लोगों का पेपर है। तो कुछ व्यूअर्स ने हमसे ये डिमांड की थी, हमारे स्टूडेंट्स ने, कि सर थोड़ा सा इस बारे में कुछ बता दें कि किस तरीके से जो पेपर है उसको सॉल्व करना चाहिए, या एग्ज़ाम में जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्या आप लोग की अप्रोच होनी चाहिए। तो उसी को लेकर हमने ये प्लान किया कि ठीक है, एक थोड़ा सा छोटा वीडियो इस तरीके का बनाते हैं और थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं जो लोग स्पेशली पहली बार पेपर देने जा रहे हैं तो उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। और हालांकि यहाँ पर मैंने लिखा है कि हाउ टू अटेम्प्ट यूपीएससी सीएसई 2023 प्रीलिम्स पेपर, लेकिन ये अप्रोच जो है वो आगे आने वाले समय में भी, जैसे 23 में तो है ही है, 24 है, 25 है, ठीक है, जब तक का आपका पेपर का जो पैटर्न है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो जब तक सेम रहेंगे तब तक ये जो अप्रोच मैं आपको बताऊंगा ये हमेशा काम करेगी। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग अगर पेपर को अटेम्प्ट करें, वहाँ पर एग्ज़ाम में पेपर को अप्रोच करें तो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को लेके चलूँगा इस वीडियो में, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो पहले से एक दो अटेम्प्ट दे चुके हों इस पेपर के, इस एग्ज़ाम के। तो हो सकता है कि अगर आप लोग एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया पहले से भी हो, या आप लोग अपनी कोई एक स्ट्रेटजी बना के, है ना, एक प्लानिंग बना के इस पेपर को अटेम्प्ट करते हो, तो वो भी एक बार चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं, है ना, अगर उनको लगता है कि उनकी स्ट्रेटजी जो है वो काम नहीं कर रही है। और बाकी जो बिगनर्स हैं, जो पहली बार पेपर देंगे, उनके लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बात को अपनी। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये पता है कि इस पेपर के लिए आप लोगों को जो टाइम मिलता है ना, कितने टाइम आपको मिलता है, कितने ड्यूरेशन का पेपर होता है वो आप लोगों को पता होगा। आप लोगों को जो टाइम मिलता है, मैं पूरा बिल्कुल टाइम के साथ एक्यूरेटली बातें करूंगा। आपको जो टोटल टाइम मिलता है वो 120 मिनट्स का मिलता है। ठीक है, यानी कि जब आप लोगों के हाथ में पेपर आता है, जब फर्स्ट बेल होती है और लास्ट में जब आप लोगों से ओएमआर शीट ले ली जाती है, उसके बीच का जो समय है, फाइनल बेल बजने से पहले का जो समय है, वो आप लोगों के पास 2 घंटे या 120 मिनट रहता है। ठीक, इसमें से आप सिंपली जो है 20 मिनट को तो माइनस कर दीजिए। 20 मिनट को क्यों माइनस कर दीजिए, उसमें आप क्या क्या करेंगे, ये 20 मिनट जो है वो आप लोगों के ओएमआर शीट भरने का है ना, वो भी मैं आपको पूरा भी डिटेल में बताऊंगा। मैं फिलहाल कैसे टाइम डिवाइड कर रहा हूँ वो आप देखिएगा कि 20 मिनट आपको ओएमआर भरने में लगेंगे, और साथ ही साथ आपको जो वहाँ पर अटेंडेंस शीट भरनी होती है, ठीक है, आप लोगों को जो अटेंडेंस शीट भरनी है उसमें अपना जो ओएमआर का नंबर होता है वो लिखना है। क्वेश्चन पेपर में एक नंबर दिया होता है, सीरियल नंबर, वो आपको वहाँ पर लिखना होता है। सिग्नेचर वगैरह करने होते हैं, फिर आपके जो इन्विजिलेटर होते हैं वो आपके ओएमआर में सिग्नेचर करते हैं। तो उन सब में मिला के 20 मिनट का टाइम मैंने हटा दिया। ठीक, तो यानी कि आपके पास इफेक्टिवली पेपर सॉल्व करने के लिए 100 मिनट का समय है। ठीक है, 100 मिनट्स। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, टोटल क्वेश्चंस भी आपके जो रहेंगे, टोटल क्वेश्चंस, ठीक है, टोटल सवाल आप लोगों के पास जो पेपर में रहेंगे वो भी रहेंगे 100। अब आप लोग देखिए कैसे पेपर को सॉल्व करें, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको जैसे ही पेपर मिला, ठीक है, और जब आपको बोला गया कि इस पेपर को अब आप पढ़ना या अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप लोग क्या करें। मैं बेसिकली जो मेरी स्ट्रेटजी रहती है वो ये है कि मैं पेपर को 3 स्टेजेस में सॉल्व करना पसंद करता हूँ। ठीक है, मतलब करता था, या आप ये कह सकते हैं कि मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप पेपर को जो है वो 3 स्ट्रेटजी में सॉल्व कीजिए, या 3 स्टेजेस में सॉल्व कीजिए, अगर आप मेरी सलाह माने तो। अब देखिए, सबसे पहले आप क्या करें कि जैसे ही आपके हाथ में पेपर आया और आपको बोल दिया गया कि इस पेपर को अब आप खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि पहले से तो सील लगी हुई आती थी, आजकल सील लगी हुई अब नहीं आती है, लेकिन आपको पेपर पढ़ने नहीं दिया जाता। पहले जो बेल बजती है उसके बाद आपको बोला जाएगा कि पेपर अब आप पढ़ सकते हैं। तो तब आप क्या करें, सबसे पहले जो 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप पढ़ लें। और कैसे पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, मैं चलिए यहाँ पर लिखता भी रहता हूँ सो दैट कि आप लोग बाद में अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले पाएं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक
3 स्टेजेस की स्ट्रेटेजी फॉलो करें। मेरे हिसाब से अगर आप लोग चलते हैं तो 3 स्टेजेस में पेपर को सॉल्व करें, 3 स्टेजेस स्ट्रेटेजी लेके चलें। इसमें आप लोग जो फर्स्ट स्टेज होगा, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज होगा, या मैं उसको फर्स्ट भी अगर नहीं कहूँ, फर्स्ट स्टेज तो इसके बाद शुरू होगा, बिफोर फर्स्ट स्टेज, ठीक है, जो पहला स्टेज होगा सॉल्व अभी आपको नहीं करना है। पहले स्टेज से पहले आपको क्या करना है कि जस्ट गो थ्रू, ठीक है, मैं लिखते रहूंगा ताकि आप लोग बाद में चाहे तो स्क्रीनशॉट ले पाए। जस्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, जस्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। अब क्या गो थ्रू का मतलब क्या है? देखिए, मैं पिछले साल का पेपर भी जो है अपने साथ लेके आया हूं 2022 का, कि मैं जो भी चीज़ यहाँ पर लिखूंगा उसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। मैंने बताया कि बिफोर द फर्स्ट स्टेज यू जस्ट हैव टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। अब ये गो थ्रू का मतलब क्या है? देखिए, जैसे ये अगर हमारा पेपर है, लास्ट ईयर का पेपर है ना। अब जिनको ये बात अगर नहीं पता तो उनको भी मैं बता दूं कि आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है, सिर्फ 2 ही भाषाओं में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। तो अगर मतलब जो पेज होते हैं 2 साइड के, उसमें एक साइड हिंदी के पेपर चलते हैं, मतलब जैसे इस साइड अगर लेफ्ट हैंड साइड का जो पेज है उसमें अगर हिंदी के क्वेश्चंस होंगे तो आप जैसे ही टर्न करते रहेंगे तो सारे लेफ्ट साइड वाले में हिंदी होगा। राइट साइड वाले में पेज में जो है वो इंग्लिश के क्वेश्चंस है तो वो सारे राइट साइड वाले में इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आप हिंदी में पेपर दे रहे हैं या इंग्लिश में दे रहे हैं, आपने तैयारी किस लैंग्वेज में की है, उसके हिसाब से आप एक साइड पकड़ सकते हैं, या तो हिंदी पढ़ लीजिए या इंग्लिश पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए, अगर मैं मान लीजिए इंग्लिश की बात करता हूँ, अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, सपोज कीजिए कि मुझे इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, तो मैंने जो आपको बताया कि बिफोर द फर्स्ट स्टेज यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चंस। तो गो थ्रू का मतलब क्या है? गो थ्रू का मतलब ये है कि मैं क्वेश्चन का या तो सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ूंगा, ठीक है, यहां पर देखिए 2 तरीके के क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के पेपर में आएंगे। एक तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें सिर्फ इतना क्वेश्चन का पार्ट होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे ABCD। दूसरा इस तरीके क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन का पहले एक फर्स्ट लाइन, फिर उसके नीचे 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे, और उसके नीचे फिर आपके ऑप्शंस होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चंस हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करें, गो थ्रू का मतलब है कि आप जिस क्वेश्चन में केवल ये वाला पोर्शन है, ठीक है, उसमें केवल आप ये चीज पढ़ें। जैसे यहां पर लिखा है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बस इतना आपको पढ़ना है। ठीक, और जिसमें इस तरीके क्वेश्चंस है उसमें लिखा हुआ है कि विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इफ द रुपी इज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट, और इफ इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल दैट इज लाइकली दैट टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। ठीक है, मतलब अगर महंगाई होगी तो उस समय आरबीआई को क्या करना है, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है, डिटेल में बाद में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में सिर्फ आपको ये करना है, आपने जैसे ही इतना पढ़ा आपको पता लग गया कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। ठीक है, इसी तरीके से आप चलते रहिए। जैसे यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में फिर से, कि यहां पर कुछ नीर की बात कर रहा है, यहां पर कुछ रीर की बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद नीचे आए आप इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखा कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बस आपको सिर्फ इतना इतना क्वेश्चन का पार्ट पढ़ना है और सारे क्वेश्चन ऐसे 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। ठीक है, अब इस पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है, इस पूरी प्रक्रिया में आप ये मान के चलिए कि हर क्वेश्चन को आप 10 सेकंड या 12 सेकंड में पढ़ना है। ठीक है, एवरी क्वेश्चन आपको 10 या 12 सेकंड्स में पढ़ना है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, 10 to 12 सेकंड्स हर क्वेश्चन को, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला है उसमें आपको 10 से 12 सेकंड्स लेने हैं। ठीक, मैक्सिमम 12 सेकंड्स में बोल रहा हूं, हालांकि इतना ज्यादा टाइम वहां पर नहीं लगता क्योंकि सिर्फ आपको पढ़ना है, वहां पर अभी आपको सॉल्व वगैरह बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है 10 से 12 सेकंड में। 10 सेकंड भी अगर आप मान लीजिए तो 10 सेकंड का मतलब 100 क्वेश्चंस में आप लेंगे तो 1000 सेकंड हो गया, और 1000 सेकंड को अगर आप 60 से डिवाइड करें तो लगभग कितने मिनट हो गए, लगभग अराउंड 15 मिनट्स। ठीक है, अराउंड आप अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो आप 15 मिनट्स में कर सकते हैं। ठीक है, 100 मिनट आपके पास बचे थे जिसमें से आपने 15 मिनट्स पेपर को केवल पढ़ने में लगा दिया। ठीक है, तो अब आपके पास कितना टाइम बचा, -15 अगर आप यहां से करते हैं, आपके पास 85 मिनट्स बचे हैं अब। ठीक है, देखिए ये चीज करनी जो है ना, लेकिन जरूरी है, जो मैंने आपको बताया कि ये पेपर को पढ़ेंगे
ये ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है सो दैट आपको एक चीज़ ये आइडिया आ जाए कि क्वेश्चन पेपर में जो है वो किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। क्योंकि शुरुआत में जब, और खासकर वो लोग जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, एक तो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, ठीक है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, इसको एक सबसे टफ एग्जाम माना जाता है। ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है, आप लोगों को डराने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सच है कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इसको माना जाता है। और जो लोग पहले से एक दो अटेम्प्ट देते आए हैं वो तो थोड़ा सा जो है वो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, लेकिन जो पहली बार पेपर को अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, ठीक है, उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर जो है वो होता है, क्योंकि डर सबको लगता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी जो नर्व्स हैं वो सेटल हो जाएंगी, नर्व सेटल हो जाएंगी, कि मतलब आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं या किन किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि आपने अगर तैयारी करी है, अच्छी तैयारी अगर करी है, अब या तो ये हो सकता है कि आप खाली मतलब बिना कुछ पढ़े पेपर देने चले गए, दैट इज अ डिफरेंट केस। बट अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट रहे हैं, आप पिछले 1-1.5 साल से अगर इस एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कम से कम ये जब क्वेश्चन पेपर आप पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इसमें से मेरा पेपर जो है, मैंने कितना पढ़ा हुआ पेपर है, कितने मैंने क्वेश्चंस जो है या कितना मैंने टॉपिक्स जो आए हुए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने मैंने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको उसका आइडिया हो जाएगा। 15 मिनट में आप ये काम कर लें। अभी भी आपके पास 85 मिनट बचे हैं और 3 स्टेजेस की जो स्ट्रेटेजी है वो अभी शुरू नहीं हुई है, ठीक। आई होप यहां तक बात क्लियर है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप अपनी फर्स्ट स्टेज जो है वो अब स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेज जो है आपके सॉल्व करने की वो अब स्टार्ट होगी। उसमें आपको क्या करना है, देखिए उसमें आपको, मैं आपको पेपर के साथ ही समझाऊंगा तो बेटर समझ में आएगा। देखिए जैसे ये पेपर है, ठीक, आपने जब पहली बार में पूरा का पूरा पेपर पढ़ लिया, जो 15 मिनट्स का मैंने आपको काम बताया, अब नाउ यू विल कम अगेन टू द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 पर आएंगे। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक, फिर से आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा। अब इसके आपने ऑप्शंस भी पढ़े। अब इसमें आपको देखिए एक चीज समझ में आएगी, कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि या तो आपको वो क्वेश्चन 100% आता है, बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है, जैसे आपने ये क्वेश्चन पढ़ा कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी जो है, जो प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग है, मतलब जो उधार देने के जो प्रावधान है, वो किसके द्वारा उधार दिया जाता है। ऐसे में या तो एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देता है, या जो यूएनईपी का फाइनेंसिंग इनिशिएटिव है वो है, या वर्ल्ड बैंक है, ठीक। जो भी इसका आंसर है, या तो आपने ये चीज पढ़ी है, ठीक, या तो ऐसा होगा कोई क्वेश्चन आपको 100% आता है, या फिर दूसरा कंडीशन ये बनती है कि यार मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट या रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी क्या है ना, कौन इसके तहत जो है लोन देता है, लेंडिंग करता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया। या तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसके बारे में आपको 100% पता है या 100% नहीं पता। और कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत नहीं पता। हालांकि वो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होते, वो जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं या जो वो इस तरीके का सिनेरियो बनता है, वो इस तरीके के क्वेश्चंस में बनता है कि जहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट दिए हैं, आपको 1-2 स्टेटमेंट्स लग रहे हैं सही है, 1-2 स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे हैं यहां पर, ठीक है। 3 ही टाइप के आपके सामने वहां पर कंडीशंस आ सकती है, या तो आपको 100% पता है, या 100% नहीं पता है, या फिर आपको थोड़ा सा डाउट है, ठीक। अब आप क्या करें कि इन 3 तरीकों के लिए, ठीक है, जो मैंने आपको ये 3 तरीके बताए, मतलब जो 3 सिनेरियोज आ सकते हैं, उसके लिए आप अपने कुछ सिंबल्स जो है वो डिफाइन कर लें, ठीक। मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन 100% आता है तो आप उसमें जो है कुछ इस प्रकार का सिंबल बनाएंगे। मतलब ये तो मैं सिर्फ आपको एक इंडिकेशंस दे रहा हूं, आप जैसा चाहे सिंबल बना सकते हैं, ठीक है। आप ये बना लीजिए, आप स्टार बना लीजिए, ठीक है, कुछ भी बना लीजिए। और आपने ये कह दिया कि मुझे जो क्वेश्चन नहीं आता मैं उसमें सर्किल करूंगा या सर्किल करूंगी, और जिन क्वेश्चन में मुझे थोड़ा बहुत डाउट है तो उनमें मैं, मतलब जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता मैं उसमें बिल्कुल क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। जो आता है 100% श्योर है उसमें ऐसा स्क्वायर बॉक्स बना दिया मैंने, जो नहीं आता है उसमें मैंने क्रॉस कर दिया, और जिसमें मुझे थोड़ा बहुत डाउट है उसमें मैं सर्किल करूंगा, ठीक। अब देखो क्या करोगे, जैसे ही आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, अब पहला क्वेश्चन मान लो आपको 100% आता है, मान लो, सपोज करें, अभी हम इसके ऊपर डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि ये सही है नहीं है, आपको मान लो कि आपको लगता है कि ये जो इस क्वेश्चन है इसका आंसर है बी, ठीक। तो आपने क्या करना है, आप पेन से सॉल्व कर लीजिए, पेंसिल से कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो पेपर है अल्टीमेटली ये तो आपको आपके साथ घर लाने के लिए वापस मिलेगा,
है ना। इस पेपर को तो सबमिट करना नहीं होता, सिर्फ OMR शीट का थोड़ा सा ध्यान रखें कि OMR शीट में किसी प्रकार के कोई मतलब स्ट्रे मार्क्स नहीं लगने चाहिए। मतलब सिर्फ जो आपको वहाँ पर बबल भरने होते हैं सिर्फ वही भरने हैं, उनके अलावा और कहीं पर कोई मार्क पेन वगैरह का नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें किसी भी प्रकार का कोई कट वगैरह भी अलाउड नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पर कुछ गलत भर दिया फिर आप उसमें जो है वो आता है वाइटनर आता है उससे आप उसको चेंज कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, वो अलाउड नहीं होता, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी OMR शीट जो है वो रिजेक्ट हो सकती है, तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें। वो भी मैं आपको थोड़ा सा अभी लास्ट में बता दूंगा। मान लीजिए आपको इसका क्वेश्चन का आंसर पता है और आपको पता है कि आंसर इसका बी है, ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। आपने यहाँ पर एक गोला कर दिया, ठीक। और साथ ही साथ मैंने क्या बोला कि मुझे जो क्वेश्चन आता है उसमें मैं लगाऊंगा ये वाला साइन, तो मैंने यहां पर जो है वो ये वाला साइन लगा दिया, ठीक। इसके बाद आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं, सेकंड क्वेश्चन पे। मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, मुझे लगा कि ये रेर और रीर और नीर का क्वेश्चन है। आपने 2-3 स्टेटमेंट जो दिए हैं वो पता है और आपको 100% पता लग गया कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। तो सिमिलरली आप यहां पर भी वही एक्सरसाइज करोगे, है ना। आप क्या करोगे कि यहां पर मैंने बी लगा दिया और इसके बाद जो क्वेश्चन का नंबर है उसमें मैंने ऐसा एक ये बना दिया और मैं मूव ऑन हो गया टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मान लो जैसे ही मैं ये तीसरे वाले क्वेश्चन में आया, ठीक है, जैसे ही मैं तीसरे वाले क्वेश्चन में आया, इसके बाद इस क्वेश्चन में मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे लगा कि यार 2 स्टेटमेंट के बारे में तो मतलब मैं श्योर हूं, ठीक है। मुझे पता है, मतलब मुझे ये चीज लगी कि यार सेकंड स्टेटमेंट जो है ना वो तो इसका सही है। मैं अभी आपको सिर्फ इंडिकेटिव बता रहा हूं, ठीक है। इस बात पे मत जाइएगा कि मैं सही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं या नहीं क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं तो क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको चीजें बता रहा हूं कि कैसे पेपर सॉल्व करना है। आपको लगा कि यार सेकंड स्टेटमेंट जो है ना इस क्वेश्चन की वो तो गलत है, ठीक। तो सेकंड के आधार पर अब आप जो अपने ऑप्शंस है वो एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। आपने कहा कि सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है वो आंसर में नहीं होनी चाहिए, तो सेकंड वाली आपने कह दिया अगर आंसर में नहीं है, उसके बेसिस पर अगर आपका कोई आंसर बन गया तो फिर वो इसी कैटेगरी में आ जाएगा कि आपको जैसे मैंने बोला कि सेकंड स्टेटमेंट अगर आंसर में नहीं है तो आपने कहा ठीक है सेकंड स्टेटमेंट नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर ये हो सकता है, ठीक है। आप ये करके आगे चले, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से सॉल्व हो गया। लेकिन मान लो आप सेकंड स्टेटमेंट के बारे में नहीं बता पाए कि सेकंड स्टेटमेंट सही है या नहीं है, आपको नहीं पता, आपको सिर्फ ये पता लग रहा है कि 2 स्टेटमेंट इसमें सही है, आपको ये पता लग रहा है, आप इस बात को लेकर श्योर हो कि ये जो वाला स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, बट आपको ये नहीं पता कि थर्ड स्टेटमेंट सही है या नहीं है, ठीक है। तो आपने कहा कि आंसर में 1 और 2 तो होना चाहिए। अब 1 और 2 होना चाहिए तो ऑप्शन ए भी हो सकता है, 1 और 2 अगर सही है तो ऑप्शन डी भी हो सकता है। तो आपको ये क्लियर है कि ये 2 आंसर नहीं हो सकते, ठीक है, बी और सी आंसर नहीं हो सकते, ए और डी आंसर हो सकते हैं, बट आप श्योर नहीं हो। अभी भी 2 ऑप्शन जो है वो बचे हैं, जबकि आपको OMR में तो एक ही ऑप्शन लगाना होगा, 2 तो लगा नहीं सकते। तो उस स्थिति में आप क्या करो कि इस क्वेश्चन को आप जो सेकंड वाली कैटेगरी है उस कैटेगरी में डाल दो कि ये जो है वो इस कैटेगरी में आ गया। मैंने आपने इसमें गोला कर दिया, मतलब इसके बारे में मुझे ठीक है थोड़ा बहुत पता लगा, थोड़ा बहुत नहीं पता लगा, मैंने गोला कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं फिर अगले क्वेश्चन में आया कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, मैंने दोनों स्टेटमेंट पढ़े। अब यार ये G20 कॉमन फ्रेमवर्क क्या है मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, है ना। मतलब एग्जाम में आप सॉल्व करने गए, आपने कहा यार मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, तो आपने कहा ठीक है मुझे नहीं पता तो मैं इसमें लगा दूंगा क्रॉस, ठीक है, मैं इसमें लगा दूंगा क्रॉस। सिमिलरली आप फिर आगे बढ़े, ठीक है, फिर ये तो नेक्स्ट मतलब हिंदी आ जाएगा, फिर आप आगे बढ़े, फिर यहां पर क्वेश्चन आया इंडेक्स्ड इन्फ्लेशन बॉन्ड्स को लेकर। आपने कहा यार इंडेक्स्ड इन्फ्लेशन बॉन्ड्स मेरे को तो ये भी नहीं पता ये क्या होता है, मैंने ये भी काट दिया, ठीक है। फिर सिमिलरली 6, 7, 8, 9 करके ऐसे 100 के 100 क्वेश्चंस में आप ये काम कर लोगे, ठीक है, समझ गए। 3 स्टेज में से जो पहली स्टेज है उसमें क्या करना है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इस तरीके के मार्क्स बनाते चलो। उससे फायदा ये होता है कि जब आप दोबारा बार में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस के ऊपर तो देखना ही नहीं पड़ेगा, जिन क्वेश्चंस को आपने पहले ही सर्कल दे दिया है वो तो आपको देखना ही नहीं है उसके बाद, क्योंकि आपको पता है कि वो 100% सही है। उसके बाद आप कौन से क्वेश्चंस में पहले अटेम्प्ट करोगे, मतलब किन क्वेश्चंस के ऊपर अपना फोकस रखोगे, या तो जो आपने 50-50 स्थिति में ला के रखे थे जैसा पिछला क्वेश्चन मैंने दिखाया, या फिर ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें बिल्कुल आपने क्रॉस किया हुआ है, ठीक। आई होप ये बात समझ गए आप। तो ये आपकी पूरी की पूरी हो गई फर्स्ट स्टेज। और इस फर्स्ट स्टेज में लगभग इस फर्स्ट स्टेज के बाद मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई करी है,
ठीक है, मतलब ठीक ठाक, मतलब अच्छी अगर आपने प्रिपरेशन की है, अच्छी पढ़ाई की है, तो आप ये मान के चलिए कि 35 टू 40 क्वेश्चंस, ठीक है, 35 टू 40 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे, ठीक है, 35 टू ऐसे 40 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, ठीक है, एक्सपेक्ट करते हैं कि 35 टू 40 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, या चलिए 35 टू 40 ना लेते हुए सेफ साइड 30 टू 40 क्वेश्चंस ऐसे मान लीजिए, या 30 टू 35 क्वेश्चंस ऐसे मान लीजिए, जिनके बारे में आप 100% श्योर हैं कि दे आर राइट, वो सही है, ठीक है, आपने उनके बारे में पढ़ा है और आपने उनको बिल्कुल 100% तरीके से सॉल्व कर लिया, तो आप 100% श्योर होंगे कि 30 टू 35 क्वेश्चंस तो बिल्कुल सही है मेरे, ठीक, बहुत अच्छा। अब इसके बाद क्या करो, और ये प्रोसेस करने में, मतलब ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया करनी है आपको, मैंने आपको पीछे दिखाया था कि आपके पास कितना टाइम बचा है, 85 मिनट्स, ठीक है, 85 मिनट्स बचे हैं जब आप ये पहली स्टेज स्टार्ट कर रहे हो। इसके बाद ये जो आप पूरा का पूरा काम करोगे 100 के 100 क्वेश्चंस में, ये करने में लगभग आप ये मान के चलो कि आपको 45 टू 50 मिनट्स के आसपास का टाइम लगेगा, ठीक है, एक मतलब एक ऑप्टिमम टाइम जो इसमें लगना चाहिए वो इतना लगेगा। अब लगाने को तो आप 1.5 घंटे यहां भी लगा दो या 2 घंटे पूरे लगा दो, वो आपकी प्रॉब्लम है या आपका इशू है, बट एक ऑप्टिमम टाइम अगर मैं बताऊं कि इस स्टेज में कितना लगना चाहिए तो वो 45 टू 50 मिनट्स ही है, क्योंकि देखो सिर्फ 30 टू 35 क्वेश्चंस में आप 100% श्योर हो, और ये भी मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं कि 30 टू 35 क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे, ठीक है, इस स्टेज के बाद आपको 30 टू 35 क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे, ये आप 100% मेरे से लिख के ले लीजिए, और अगले हफ्ते आपको ये बात पता भी लग जाएगी कि 30 टू 35 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके बारे में आप, मैं कहूं 0% श्योर है, ठीक है, 0% श्योर है, मतलब ये क्वेश्चंस आपको क्या है, आपको इन क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते, या आपने इन क्वेश्चंस के बारे में कभी सुना नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, ऐसे 30 से 35 क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे, ये मेरे से आप लिख के ले लीजिए, ठीक है, मेरे से लिख के ले लीजिए कि 30 से 35 क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि या तो आपने कभी सुना भी है तो ऑप्शंस देख के, स्टेटमेंट देख के आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ऐसा होगा, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा। जो लोग ये क्लेम करते हैं कि प्रीलिम्स के पेपर में उन्हें 90 क्वेश्चन आते थे या 80 क्वेश्चन आते थे, वो नहीं होता, ठीक है, सब हवाबाजी है, जुमलेबाजी है, कुछ नहीं होता। 30 से 35 क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, और ये सबके साथ होता है। तो अगर आप जब ये कर रहे हैं, जब इस तरीके का आपने काम किया और आपको अगर 30-35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन तक भी अगर नहीं आते हैं, तो उसके बाद भी एक चीज का ध्यान रखिएगा, घबराना नहीं है, क्योंकि मेरी बात को याद रखिएगा कि 30 से 35 क्वेश्चंस जो है वो किसी को भी नहीं आते, ठीक है, कोई भी, चाहे मान लीजिए कोई 5 साल से भी तैयारी कर रहा हो और वो भी अगर ये कह दे कि मुझे सारे के सारे 100 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स के, तो ये बात गलत है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि उनके केस में ये क्वेश्चन जो मैं 30 से 35 कह रहा हूं, हो सकता है कि ये क्वेश्चन की संख्या उनके केस में 15 हो, 20 हो, लेकिन ऐसा होता है, कोई भी ऐसा नहीं होता जिसके 100 के 100 क्वेश्चंस पढ़े हुए आते हैं, नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पेपर में ऐसा नहीं होता, किसी और एग्जाम में, किसी और पेपर में हो सकता है, इसमें नहीं होता। 30 से 35 क्वेश्चंस में जनरल बता रहा हूं, एक फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट कर रहा है सिंसियर कैंडिडेट, उसके लिए भी मैं बता रहा हूं 30 से 35 क्वेश्चंस उसको नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, तो इस स्टेज के बाद घबराना नहीं है, ठीक। अब आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट स्टेज हो गया। अब फर्स्ट स्टेज के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, वो दो ऑप्शन क्या है कि या तो आप इन 30 से 35 क्वेश्चन जिसके बारे में आप 100% श्योर हो, जिनके आपने ऑप्शंस क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लिए हैं, या तो आप इनको क्या करो कि ओएमआर में फिल कर दो, ठीक है, ये 30 से 35 क्वेश्चन जो है इनको आप ओएमआर में फिल कर दो, ठीक। ओएमआर में फिल करोगे इन क्वेश्चंस को, ओएमआर में भी अगर आप फिल कर लोगे, ओएमआर में फिल कर लो, 30 से 35 क्वेश्चन में ओएमआर फिल करने में कितना टाइम लोगे, कितना टाइम लोगे, हार्डली 5 मिनट, ठीक है, हार्डली 5 मिनट, क्योंकि कोई सजाना थोड़ी होता है, ओएमआर में गोले बने होते हैं, बस ऐसे बीच में पेन रखनी है और ऐसे ऐसे घुमा देना है, ठीक है। और एक चीज का थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा कि जो आप पेन लेके जाएंगे, पहली बात तो बॉल पेन होनी चाहिए, ठीक है, जेल पेन वगैरह मत लेके जाइएगा, बॉल पेन होनी चाहिए, ब्लैक कलर की बॉल पेन लेके जाइएगा, ठीक है, ब्लैक कलर की बॉल पेन लेके जाइएगा, बॉल पेन, ठीक है, ब्लैक कलर की बॉल पेन लेके जाइएगा। और उस पेन में भी एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो उसका पॉइंट होता है, ठीक है, जो उसका पॉइंट होता है,
जो बॉल पेन का पॉइंट होता है वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए, क्योंकि थिक होने से फायदा क्या है कि आपका जो गोला है जो आप बबल फिल कर रहे हैं वो जल्दी फिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका जो पेन की अगर जो पॉइंट है वो थोड़ा सा अगर थिक है तो आप अगर इस तरीके से रख के गोले को घुमाएंगे, है ना, तो पेपर फटता नहीं है। अदरवाइज अगर आपके बहुत जो शार्प पॉइंटेड पेन्स होती हैं, एक तो उसमें क्या है कि ये गोला भरने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है, ऐसे 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 करके आपको गोला बहुत ज़्यादा देर तक भरना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा देर तक भरने में कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये जो पेज है, क्योंकि वो तो सिंपल एक पेज ही होता है OMR का, वो पेज फट भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए ब्लैक बॉल पॉइंट पेन और थोड़ा सा थिक, ठीक है। तो 30 से 35 OMR आपको भरने हैं, हार्डली 5 मिनट आप यहां पर लेंगे, 45 मिनट यहां पर मान लीजिए, 5 मिनट यहां पर मान लीजिए, 50 मिनट हो गए। टोटल टाइम आपके पास कितना बचा था, मैंने बताया 85 मिनट्स। 85 मिनट्स में से 50 मिनट तो गए, ठीक, अब बचे हैं 35 मिनट। और 35 मिनट में आपने अभी तक सिर्फ 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। अब आप आओ सेकंड स्टेज में, ठीक है, अब आप आओ सेकंड स्टेज में। अब आप क्या करो, अब आपके पास दो टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं जो अभी तक आपने OMR में फिल नहीं किए हैं, क्योंकि एट द एंड जो क्वेश्चंस OMR में फिल होंगे सिर्फ उन्हीं का मतलब है, बाकी आपने अपने क्वेश्चन पेपर में कितने मार्क लगा के रखे हैं उससे मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ OMR में जितने क्वेश्चंस फिल हो गए वही इवेल्युएट होंगे, क्योंकि OMR शीट ही चेक होगी। तो दूसरे स्टेज में आपके पास दो ही टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, या तो जिनमें आपको कुछ 50-50 टाइप का लग रहा था वो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस बचे हुए हैं कि जो आपको 100% में नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा कि आपको 0% आते हैं, ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको 0% आते हैं, या मैं कहूं कि बिल्कुल नहीं आते हैं, ठीक है। इस प्रकार के दो ही क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको 100% आते थे वो तो आप मार्क भी कर चुके, है ना, वो तो ये 30 से 35 क्वेश्चंस थे जो आप कर भी चुके, मार्क भी कर चुके, OMR में भी फिल कर चुके। तो अब जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनमें से ये दो क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो ये वाले क्वेश्चंस होंगे ना, जो मैंने आपको 30 से 35 बताए कि बिल्कुल भी आपको नहीं आते होंगे, इनके ऊपर फिलहाल हाथ मत लगाइएगा, ठीक है, फिलहाल हाथ मत लगाइएगा। अब यहां पर देखिए 30 से 35 वहां हो गए, 30 से 35 यहां हो गए, तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 25 से 30 क्वेश्चन आपके पास यहां बचे होंगे, जिसमें आपका कुछ 50-50 टाइप की स्थिति बन रही होगी, ठीक। अब अगले अगले आप 20 मिनट में, नेक्स्ट 20 मिनट्स में आप ये कोशिश कीजिएगा, नेक्स्ट 20 मिनट्स में, ठीक है, ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज, नेक्स्ट 20 मिनट्स में आप ये कोशिश कीजिएगा कि इन क्वेश्चनों के ऊपर आप फोकस करें, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 50-50 टाइप है। 50-50 का मतलब है कि अगर 3 स्टेटमेंट थी तो उनमें से आपको या तो 2 पता है या 2 नहीं पता है, उनके आधार पर आप 1 या 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए हैं, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इनका जो रिमेनिंग पोर्शन है कि या तो आपको मान लीजिए क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट थे, उसमें से 2 के बारे में तो आप पहले डिसाइड कर चुके हैं कि या तो वो सही है या गलत है ना। फिर जो सिर्फ एक स्टेटमेंट बची है या 4 वाली है, तो उसमें से आप 2 के बारे में आइडिया लगा चुके हैं, अब 2 स्टेटमेंट बची है, तो अब आपको ऑलमोस्ट वो आधा आधा क्वेश्चन ही पढ़ना है, तो उसमें ज्यादा टाइम अब नहीं लगेगा, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि इनमें से अगर ये 25 से 30 क्वेश्चन में से अगर आप मान लीजिए इन 25 से 30 की मैं बात कर रहा हूं, इनमें से अगर आप 10 to 15 क्वेश्चंस के ऊपर भी 10 to 15 क्वेश्चंस के ऊपर भी अगर आप अपना कन्विक्शन बना लेते हैं कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरा 100% सही होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, 100% सही होगा या फिर 100% करेक्ट होगा, अगर आपको लगता है अगले 20 मिनट में, ठीक है, तो अब आप इन क्वेश्चंस को भी क्या कीजिए, इन क्वेश्चंस का भी आपको पता लग गया, तो हार्डली 10 से 15 क्वेश्चंस का OMR भरने में आपको 2 से 3 मिनट लगेगा, और 2 से 3 मिनट में इन क्वेश्चंस को भी आप OMR में डाल दीजिए, ठीक है, 2 से 3 मिनट में इनको भी OMR डाल दीजिए, यानी कि 20 मिनट में आपका इतना काम भी हो गया, ठीक। अब आपके पास टाइम कितना बचा, पीछे मैंने आपको टाइम कितना दिखाया था, आपके पास टाइम 85 मिनट्स तो शुरू में था, जिसमें से आपका 50 मिनट यहां चला गया, बचा 35 मिनट, 35 मिनट से भी 20 मिनट यहां चला गया, अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 15 मिनट, ठीक। अब उन 15 मिनट में आप फोकस 2 जगह कर सकते हैं, बट ये वाले क्वेश्चंस के ऊपर जो फोकस करना है ना, वो थोड़ा सा मतलब रिस्क टेकिंग ज्यादा है, यहां पर रिस्क के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस पर अगर आप तुक्का लगाते भी हो
तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि क्वेश्चंस गलत होगा। ठीक है, और आप थोड़ा सा फोकस अगर इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर अगला बनाए रखोगे, ये जो 25 से 30 क्वेश्चन है या फिर जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, अगर इन दोनों पार्ट में से मिला के लास्ट के 15 मिनट में, ठीक है, मैं थर्ड स्टेज की बात कर लेता हूं कि थर्ड स्टेज में, एट द थर्ड स्टेज आपके पास जो क्वेश्चंस बचे हैं, मैं मान के चलता हूं कि तब थर्ड स्टेज तक आपने 30 से 35 क्वेश्चन वहां, और यहां मैंने कितने बताया आपको, 10 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन, यानी कि लगभग ये मान के चलिए कि 60 क्वेश्चंस के आसपास, ठीक है, या 55 टू 60 कह लूं मैं, कि थर्ड स्टेज से पहले आप 55 टू 60 क्वेश्चंस जो है वो क्या कर चुके हैं, 55 टू 60 क्वेश्चंस आप ओएमआर में फिल कर चुके हैं। ठीक है, ये आप ओएमआर में फिल कर चुके हैं। अब इसके बाद अगर आपकी जो थर्ड स्टेज आती है, जो थर्ड स्टेज आती है उसमें आपके पास अनटच्ड क्वेश्चंस कितने हैं, अगर 55 से 60 यहां पर हो गए हैं तो 30 से 40 से 45 क्वेश्चन है। अब थर्ड स्टेज में आपके पास समय बचा हुआ है 15 मिनट। कोशिश कीजिएगा, लेकिन कैसे कीजिएगा कि एटलीस्ट अगर आप 10 टू 15 क्वेश्चंस पे यहां पर भी अगर कुछ थोड़ा बहुत रिस्क ले लें, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत अगर रिस्क यहां पर ले लें तो ले सकते हैं 10 टू 15 क्वेश्चंस पर, डिपेंडिंग अपॉन कि यहां पर आप कहां पर पहुंचे हैं। अगर आप दूसरी स्टेज के बाद ही 70 क्वेश्चन पार कर गए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप दूसरी स्टेज के बाद 70 क्वेश्चन पार कर गए हैं, 70 क्वेश्चन आपके ओएमआर में फिल हो गए हैं, और जिसमें से आपको लग रहा है कि आपके 90 टू 95% ठीक होंगे, ठीक है, तो फिर इन क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बारे में आप 50-50 को 2 बार देखने के बाद भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं, या फिर वो क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। ठीक है, तो यहां पर चांसेस है क्वेश्चंस गलत होने के ज्यादा, सही होने के चांसेस कम है, गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि टोटल मिला के आप सब कुछ करने के बाद अगर आप 70 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 70 क्वेश्चंस भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं मतलब ओएमआर में फिल कर देते हैं, और उसमें से लगभग आपने मान लीजिए यहां पर ज्यादा रिस्क नहीं लिया, सिर्फ 5 क्वेश्चन पे रिस्क लिया, और 65 क्वेश्चंस अगर आप के ऐसे थे जो आपने पहली 2 स्टेजेस में सॉल्व किए, और उसमें से आपको लगता है कि क्वेश्चंस ठीक ठाक हो सकते हैं, कि 5 क्वेश्चन चलो यहां से अगर गलत हो भी गए तो 60 क्वेश्चन तो ठीक हो ही जाएंगे, है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो गलत होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको बताऊं वो यहां से भी गलत होंगे, जो आपकी फर्स्ट स्टेज में 100% श्योर थे ना, 1-2 क्वेश्चन यहां से भी गलत होंगे, वो होता है। ठीक है, 100% एफिशिएंसी किसी की नहीं होती। अब अगर आप फाइनल पेपर में, फाइनल जो है 65 क्वेश्चन के आसपास भी अगर आपके सही होते हैं, 70 क्वेश्चन अगर आपने यहां से करे हैं, और आपने यहां से मान लो 5 से 6 क्वेश्चन या 5 से 8 क्वेश्चन अगर आप यहां पर भी कर गए, ठीक है, तो मतलब 75 टू 78 क्वेश्चंस के आसपास हो गए, और 65 क्वेश्चन यहां से अगर सही होते हैं, और मान लो अगर यहां से ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये अगर गलत भी हो गए, अगर इन केस, ठीक है, किस्मत अगर इतनी ही खराब रही तो गलत भी हो गए। वैसे तो ये है कि अगर 5 से 8 में अगर तुक्का मारा है तो 1 या 2 तो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो मतलब यहां से हार्डली नथिंग पॉजिटिव नथिंग नेगेटिव, ठीक है, 0-0 वाली स्थिति बन जाती है अगर किस्मत थोड़ा साथ दिया तो। अगर किस्मत बिल्कुल ही खराब है तो हो सकता है कि 8 के 8 गलत भी हो जाए, उस स्थिति में फिर आप थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक आध सही एक आध गलत भी होते हैं और आप 0-0 पर भी बनते हैं, तो इन क्वेश्चंस को तो मैं काउंट अगर नहीं भी करूं, अगर यहां से भी मैंने 70 क्वेश्चंस में से अगर 65 या ऑन दी और लोअर साइड लेके चलूं मैं आपको 60, या और लोअर साइड लेके चलूं थोड़ा सा 58, अगर इतने क्वेश्चंस भी आप सही कर गए, 70 में से अगर आपके 58 क्वेश्चन भी अगर सही है, तो 58 का मतलब कितना हो गया, 58 का मतलब हो गया कि आपके 116 मार्क्स तो प्लस में होंगे, और 12 क्वेश्चन जो आपके गलत हुए हैं, 12 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन गलत होने में आपका कितना मार्क्स कटता है, 2/3 कटता है ना, मतलब 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो 2/3 मार्क्स कटते हैं। तो यानी कि 12 क्वेश्चन में आपके 8 मार्क्स माइनस होंगे। ठीक है, 12 क्वेश्चन में आपके 8 मार्क्स माइनस में होंगे, तो फिर भी आपका जो है वो रिजल्टेंट स्कोर 108 नंबर बनेगा, विच इज आज की डेट में पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड देखते हुए एनीथिंग अबव 100 और 105 इज वेरी मच श्योर कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, वेरी मच श्योर।
ठीक है, अब वो जमाना गया कि जब प्रीलिम्स की कट ऑफ 115 120 जाया करती थी, वो काफ़ी साल पहले होता था, है ना। उस समय जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे वो थोड़ा सा ऑन दी लोअर साइड रहते थे, तो उस समय 115 120 मानते थे कि वो सेफ साइड है। लेकिन आज की डेट में अगर आप 100 to 105 भी हैं, ठीक है, तो आप 100% श्योर है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और इस स्थिति में मैंने आपको सिर्फ 58 क्वेश्चन सही होने पे ये चीज बताई है। अगर आपके 60 क्वेश्चन सही होते हैं तो प्लस में 120 और माइनस में सिर्फ 10 क्वेश्चन गलत होंगे, यानी कि 10 का मतलब 2/3 कर लीजिए, दैट इज अराउंड 6-7 के आसपास, तो फिर आप 114 115 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो उस स्थिति में भी आपका पेपर जो है वो बिल्कुल 100% सही होगा, मतलब 100% क्लियर हो जाएगा प्रीलिम्स का पेपर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगती है वो ये अप्रोच बेहतर है। ठीक है, क्योंकि इस अप्रोच का फायदा पता है क्या है, इस अप्रोच का फायदा ये है, चलो मैं एक दो चीज आपको और बताता हूं। एक दो चीज क्या है, वो ये है कि जैसे मान लो कुछ लोगों की क्या आदत होती है कि उन्होंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक, उनको पहला क्वेश्चन पता लगा कि इसका जवाब ये है, उन्होंने पहला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर पर देखा, सॉल्व किया, एंड इमीडिएटली दे जंप टू दी ओएमआर शीट कि अच्छा पहला क्वेश्चन मैंने सही कर लिया, मैं इसको ओएमआर में भर दूं, फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने सही कर लिया, मैं ओएमआर में भर दूं। ठीक है, एक अप्रोच ये भी होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अप्रोच गलत है, बट उस अप्रोच में मेरे को ये लगता है कि बार बार आप क्या करोगे, देखो एक तो ये चीज भी मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी का जो पेपर होता है वो आप लोगों के अब तक तो एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं, जो आप लोगों के सेंटर्स हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज में होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं बल्कि स्कूल होते हैं, ठीक है, सरकारी स्कूल होते हैं। और सरकारी स्कूलों में जो छोटे बच्चों की क्लासेस होती हैं, ठीक है, उनमें आपको बेंच कैसी मिल रही है, ठीक है, आपको मतलब कैसी वहां पर टेबल मिल रही है, कैसी चेयर मिल रही है, कितनी उसमें स्पेस है, वो सब चीजें जो है वो मायने रखती हैं। ठीक है, मुझे अपना याद है कि एक दो बार ऐसा हुआ था कि आप लोगों ने शायद वो देखा होगा कि वो जो इंस्टीट्यूट में एक कुर्सी होती है प्लास्टिक की, जिसके साइड में एक वो हैंडल सा होता है, छोटी सी जगह होती है, उसी के ऊपर कॉपी रखनी होती है। तो मेरे को एक बार उस तरीके की शीट मिल गई थी, मतलब उस तरीके की सीट मिल गई थी, मतलब आज से काफ़ी साल पुरानी बात है। ठीक है, जब मैं शायद कुछ मतलब एक आध अटेम्प्ट दे रहा था उस समय, मुझे याद है। ठीक है, तो उस तरीके की भी सीट्स मिल जाती है कि जब आपके पास जगह ही नहीं है, आपको क्वेश्चन पेपर भी पढ़ना है, आपको ओएमआर शीट भी रखनी है, आपके पास एक दो पेन्स वगैरह हैं वो भी रखनी है, आप अपना आधार कार्ड लेके गए हैं तो वो भी आपको वहां पर रखना है। ठीक है, तो सब चीज़ आपको वहीं पर रखनी है। या कभी कभार ऐसा होता है कि टेबल वगैरह की स्थिति इतनी खराब होती है कि उसमें जो मतलब वुडन की अगर टेबल है, लकड़ी है, लकड़ी की अगर टेबल है, तो उसमें हो सकता है कि वो स्कूल के टेबल है, उनमें बच्चों ने कुछ छेद कर रखे हो या वो कहीं से रफ हो रही हो, है ना, तो उसमें भी पता चला आप ओएमआर भर रहे हैं तो भरते भरते छेद हो गया। तो ये सारी स्थिति आती है। ठीक है, ये आपके दीज सिचुएशंस आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, या मान लीजिए कभी टेबल ऐसी है कि वो हिल रही है ना, खट 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 हो रही है, होता है, ये सब चीज़ें होता है। ठीक है, दीज आर ऑल दी पार्ट ऑफ द गेम। अब इस गेम में आप आए हैं तो जीतना आपको है ही है, भले कोई भी सिचुएशन आए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक सिनेरियो ये भी बनता है कि आप जो है एक एक करके सॉल्व करते जाएं, ओएमआर में भरते जाएं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप ये कर लें कि स्टेज बाय स्टेज के हिसाब से अगर भरते चलें कि पहले स्टेज के बाद ओएमआर भर लें, फिर दूसरे के बाद भर लें, फिर तीसरे के बाद भर लें, तो उससे थोड़ा सा टाइम बच जाता है ना। और एक तरीका जो होता है वो कुछ लोग ये भी मतलब अप्रोच लेके चलते हैं कि सारा का सारा जो ओएमआर है वो लास्ट में भरेंगे, 10 मिनट का टाइम वो रखते हैं कि लास्ट के 10 मिनट में हम लोग ओएमआर फिल करेंगे। अब ये जो सिचुएशन है ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकती है। क्यों डेंजरस हो सकती है? क्योंकि देखिए, जब आप ओएमआर भरेंगे, अब 70 क्वेश्चन के आसपास, 60 65 70 क्वेश्चन के आसपास के आपको ओएमआर भरने हैं, मतलब बबल्स फिल करने हैं, और 10 मिनट का टाइम है। ठीक है, अब आप ओएमआर भरेंगे तो कैसे फिल करेंगे? आप एक एक क्वेश्चन का आंसर तो वहीं पर देखेंगे ना क्वेश्चन पेपर में कि आपने फर्स्ट का ए लगाया है, सेकंड का बी लगाया है, थर्ड का फिर ए लगाया है, ऐसे करके तभी आप ओएमआर भरेंगे। तो आपको हर क्वेश्चन वहां पर चेक करना पड़ेगा। अब वो लास्ट के 10 मिनट में आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो उसमें कभी कभार क्या होता है ना कि गलत हो जाता है कि मान लो ए का 1 का ए, 2 का ए, 3 का ए, 4 का बी भरना था, आपने 4 का भी ए भर दिया या 4 का सी भर दिया, कुछ इस तरीके की गलतियां हो जाती हैं। या कभी कभार क्या होता है कि बीच में मान लो 2-3 क्वेश्चन छोड़ने हैं कि आपने उनको सॉल्व नहीं करना है, वो आप ब्लैंक छोड़ रहे हो, तो उसमें कभी कभार क्या होता है कि 5वें का ए भरना था, उसको आपने चौथे का ए भर दिया। ठीक है, फिर आप लगातार उसके नीचे देखते जा रहे हो कि इसके नीचे वाले 1 2 3 4 ऐसे करके भरने हैं, और पता चला वो जो क्वेश्चन थे वो 5 6 7 8 के आंसर थे, आपने उसको 4 5 6 7 में भर दिया। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो है ना वो लास्ट टाइम पर गलत हो जाती हैं। तो वो एक रिस्क लेने से बेटर ये है कि आप
ऐसे चलें कि स्टेज बाय स्टेज करते जाएं, कि आपने पहले 30-35 क्वेश्चन कर लिए तो उनको एमआर में भर लें, फिर अगले 10-15 क्वेश्चन कर रहे हैं फिर उनको एमआर में भर लें। ऐसे करके भरते जाएं तो उससे लास्ट के टाइम पर आपके पास प्रेशर नहीं होगा। फिर यह है कि लास्ट के 10 मिनट में अगर आप मान लीजिए 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ठीक है, 2-3 कर लिए, उन 2-3 को एमआर में भर दिया, बात खत्म, वो एमआर आपकी पूरी पहले से रेडी है। तो ये आप थोड़ा सा अगर ये अप्रोच लेके चलें तो मेरे हिसाब से ठीक रहता है, आराम से आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। और 2 घंटे 100 क्वेश्चंस के लिए, मतलब वैसे अगर देखा जाए, अगर आपकी पढ़ने की स्पीड ठीक ठाक है, चीज़ों को समझने की स्पीड अगर ठीक ठाक है, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, है ना, और आपने अगर टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन की हैं और आपको चीज़ें समझ में आती हैं, तो आपके लिए 120 मिनट का जो समय है उसमें 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन पढ़े ही नहीं जाते, ठीक है। आप 2 बार क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़ सकते हो, 2 से 3 बार। बस जो ये अप्रोच है, अगर आपको पसंद आए तो आप इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है अभी भी, क्योंकि ये वीडियो जब पोस्ट होगा तो उसके बाद हो सकता है कि आप लोगों को कुछ और डाउट आए, किसी और प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पर आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ, ठीक है, कि अगर आप चाहो तो इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 915044, ठीक है, 449990, ठीक है, इस नंबर पर, बट ओनली व्हाट्सएप होगा। हाँ, कॉल वगैरह नहीं कर पाओगे आप, सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी आपके पास टेलीग्राम का हमारा जो ग्रुप है वो तो आपको पता ही होगा, ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो अगर कोई भी डाउट है, यहाँ पर कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, या फिर बाकी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, उन सब पर भी आप हमसे जुड़ सकते हो और कहीं से भी आप अपनी बात जो है वो हम तक पहुँचा सकते हो या पूछ सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये वीडियो की लेंथ फिर से थोड़ा सा लंबी हो गई है ना, क्योंकि मुझसे वो शॉर्ट्स वाले वीडियो बन नहीं पाते, ठीक है। मेरी थोड़ा सा आदत ये है ना कि जब मैं डिस्कशन करने लगता हूँ तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन हो जाता है। बट मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है वो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेंगी। और अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आए तो यू कैन ट्राई दिस, ठीक है। और अगर मैं कहूँगा कि आप कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह आपने अगर ज्वाइन की है और अगर आप प्लान आपने रखा हुआ है कि ये जो लास्ट वीक है इसमें आप 1 या 2 टेस्ट दोगे, तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप चाहो तो उस 1 या 2 टेस्ट में, जो टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन की है उसके 1 या 2 टेस्ट जो आपने इस वीक में अगर प्लान किए हैं, तो उसमें आप ये वाली स्ट्रेटजी लगा के देखना, ठीक है। अगर आपने ऑफलाइन टेस्ट लिए हुए हैं तो, है ना, तो आप एक बार ये वाली स्ट्रेटजी लगा के देख सकते हो कि क्या ये आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्राई करो और घबराना बिल्कुल नहीं है, पेपर जब आप देने जाओ बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आप लोगों की कोई और डिमांड है, जो लास्ट मिनट की, अगर आपको मान लीजिए कोई और प्रकार की समस्या है या कोई भी और आ रहा है आप लोगों के मन में डाउट, तो अभी आप अगले 2 से 3 दिन में इस प्रकार की कोई भी रिक्वेस्ट आप हमसे कर सकते हैं, तो वो वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाएगा, है ना। बट बिफोर मैं कहूँगा थर्सडे, क्योंकि थर्सडे के बाद फिर वीडियो बनाने का कोई ऐसा सच मतलब नहीं बच जाता, क्योंकि संडे को तो पेपर ही होगा मॉर्निंग में, है ना। फिर सैटरडे से लोग थोड़ा सा जो है उस तरफ को जाना शुरू कर देते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का जो सोने वगैरह का रूटीन है, मतलब सोने का, ठीक है, स्लीपिंग का जो रूटीन है, खाने का जो रूटीन है, उस चीज़ को थोड़ा सा इस लास्ट वीक में आप कंट्रोल में रखिएगा। अगर आपको रात को ज़्यादा देर तक जागने की आदत है, सुबह देर तक सोने की आदत है ना, वो अभी तक ठीक था, अभी तक चल रहा था, बट अब उसको थोड़ा सा ऑन ट्रैक लाने की कोशिश कीजिए। और जो आपके पढ़ाई का शेड्यूल है, कम से कम ये ध्यान रखिए कि जो दिन का टाइम है जिस समय आपको पेपर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, जो 2 पेपर आपको अटेम्प्ट करने हैं, उनके टाइम पर आप एटलीस्ट पढ़ाई करें ही करें। बाकी और टाइम पर तो करनी ही पड़ेगी, खैर अब तो आप लगभग, मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट 12 घंटे तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट उस टाइम पर ज़रूर पढ़ें। और सोने का टाइम अपना थोड़ा सा ठीक कर लें, खाने वगैरह का जो रूटीन है, ठीक है, या थोड़ा सा अपना इस वीक में ध्यान रखें कि बाहर वगैरह का अगर हो सके, अवॉइड कर सके, तो बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड थोड़ा सा अवॉइड करें और कुछ हेल्दी खाएं।
और ये भी ध्यान रखें कि अगर कहीं मान लीजिए कोई फंक्शन वगैरह है तो उसमें तो बिल्कुल भी आपको नहीं जाना चाहिए इस हफ्ते में, है ना, क्योंकि फंक्शंस वगैरह में जाते हैं, थोड़ा सा एग्जर्शन भी बॉडी में आता है, साथ ही साथ आप वहाँ कुछ बाहर का डिलीशियस फूड खा लेते हैं सो कॉल्ड, तो हो सकता है कि कुछ इश्यूज आ जाए। और अपनी तबीयत का भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि लास्ट वीक में ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा फिट रखते हैं, फिजिकली मेंटली थोड़ा सा फिट रहें और बिल्कुल हिम्मत रखें, पेपर जो है वो क्लियर होते हैं, ठीक है। अभी भी पहले भी होते रहे हैं हर साल, इस साल भी बहुत सारे लोगों के क्लियर होंगे और उसमें से आप भी ज़रूर शामिल हो सकते हैं। बट इन ही छोटी छोटी बातों का जो है वो ध्यान रखें, और ये स्ट्रेटेजी अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको भी आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और बाकी अगर कोई और भी आपको इस किसी भी और टॉपिक से अगर रिलेटेड कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो होना चाहिए, तो प्लीज़ आप अगले 2 से 3 दिन में हमारे किसी भी वीडियो में, किसी भी चैनल के किसी भी वीडियो में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, कहीं पर भी जहाँ पर भी चाहें आप रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा, वो हमारे पास मैसेज आ जाते हैं और उसके थ्रू हम लोग देख के फिर अगर वो चीज़ आप लोगों के लिए, मतलब जैसे भी आप लोगों को मैसेज बताना होगा, चाहे वीडियो के थ्रू बताना होगा या कैसे ही बताना होगा, वो हम आप लोगों को ज़रूर बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखें, और हाँ एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि एडमिट कार्ड वगैरह अपना सब निकाल लीजिएगा 1-2 दिन पहले ही। जो पेन वगैरह की मैंने आपको बात बताई कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, थोड़ा सा मोटी, जो थिक थोड़ा सा उसका पॉइंट होता है उसका, वो सारी व्यवस्था जो है अपनी फ्राइडे के दिन कर लीजिएगा, ठीक है। सैटरडे का दिन बीच में एक गैप रखिएगा और फ्राइडे की शाम तक, फ्राइडे के दिन तक वो सारा अपना व्यवस्था पूरी कर लीजिए। एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट निकाल लीजिए, 2-3 प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। फोटोज़ वगैरह अगर किसी की एडमिट कार्ड में ठीक नहीं आई है तो उस चीज़ को भी आप जो है वो क्या कर सकते हैं, एक फ़ोटो जो आपने एडमिट कार्ड में लगाई है उसको ज़रूर लेके जाएं। आधार कार्ड वगैरह या जो भी आईडी अपने अपनी एडमिट कार्ड में लगाई है, जो भी आपने वहाँ पर नंबर आपके एडमिट कार्ड में आ रहा होगा, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, जो भी है, वो आईडी आपके पास ओरिजिनल में होनी चाहिए, उसको भी आप अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। सारा काम ये फ्राइडे के दिन कर लीजिएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आईडी कार्ड वही वैलिड होगी जो आपके एडमिट कार्ड में लिखी है, चाहे वो आधार कार्ड लिखा है, चाहे पैन कार्ड लिखा है, जो भी लिखा है वही आईडी लेके जाएंगे, अदरवाइज आपको वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जिसका पेपर कहीं बाहर है, मतलब आउट ऑफ द स्टेशन है, तो वो लोग भी ये कोशिश करें सैटरडे की रात को ट्रैवल अवॉइड करना है, ठीक है। सैटरडे की रात को ट्रैवल अवॉइड करना है, एक दिन पहले सैटरडे के दिन तक आप वहां पर पहुंच जाएं जहां भी आपका पेपर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पेपर ऐसा है कि आउट ऑफ स्टेशन भी होता है, अपने शहर में नहीं होता है। तो उसके लिए भी आप लोग ये कोशिश करें कि फ्राइडे के आप जितना भी आपके यहाँ से टाइम लगता है, बट सैटरडे के दिन तक लेटेस्ट आप लोग वहां पर पहुंच जाएं, ताकि सैटरडे की इवनिंग और सैटरडे की नाइट आपको आराम से रेस्ट के लिए मिल जाए और संडे को फिर आप फ्रेश होकर पेपर दे सकते हैं, ठीक है। ये काम मत कीजिएगा कि सैटरडे की रात को आप ट्रैवल कर रहे हैं, मंडे संडे की सुबह सुबह आप जल्दबाजी में पहुंच रहे हैं, रात को अच्छे से सोए भी नहीं है, सुबह अच्छे से फ्रेश भी नहीं हुए हैं और आप ऐसे ही पेपर देने सेंटर में पहुंच गए, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, पेपर आपका बिगड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा एक दिन का मार्जिन लेके चलें, सैटरडे के दिन तक जहां भी जाना है पहुंच जाएं और उसके बाद अपना रेस्ट करें आराम से, शाम को इवनिंग में और रात में आराम से सोएं। और पेपर से पहली रात, ठीक है, अभी तक जितना पढ़ लिया वो पढ़ लिया, लास्ट का 1 वीक वैसे भी रिवीजन का है, और सैटरडे के दिन से लगभग लगभग आप ये समझिए कि पढ़ाई को अपने बंद कर दीजिएगा सैटरडे के दिन से, या मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग से। ये कोशिश मत कीजिएगा कि संडे के दिन या सैटरडे की रात को भी मैं लेट नाइट संडे की सुबह 3-4 बजे तक पढ़ रहा हूँ, फिर मैं 4 घंटे सो के पेपर दे आऊँगा। प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है। संडे की रात आराम से 7-8 घंटे आराम से सोइएगा, बिल्कुल रिलैक्स होके। अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो वो सफिशिएंट रहेगा, और अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो वो रात के 2-3 घंटे पढ़ने से आपका पेपर नहीं निकलने वाला, ठीक है। ये बात आप मेरी लिख के रखिए। इसलिए जितना अभी तक पढ़ लिया है उस पर भरोसा रखिए और आराम से सैटरडे के दिन तक पहुंच जाइए। अगर कहीं बाहर जाना है, रात को आराम से 7-8 घंटे की नींद लीजिए, सुबह अपना फ्रेश होइए और एक लाइट ब्रेकफास्ट लेके जाइएगा पेपर देने, ठीक है। खाली पेट भी मत जाइएगा, क्योंकि खाली पेट अगर आप जाते हैं तो उससे भी आपका माइंड में इफेक्ट पड़ता है। थोड़ा सा एक लाइट नाश्ता लेके, लाइट ब्रेकफास्ट लेके जाइएगा, बहुत हैवी भी मत खाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो पराठे और भटूरे वगैरह खा लिए या कुछ सो कॉल्ड इस तरीके का जो हैवी होता है, क्योंकि उससे फिर क्या होगा कि वहाँ पर आपका बॉडी जो है ना वो लेथार्जिक, लेजी होना शुरू हो जाएगी, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी और आपका माइंड प्रॉपर काम नहीं करेगा।
ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर पॉसिबल हो सके तो कुछ एक थोड़ा सा जो मीठा होता है, स्वीट, हल्की सी, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, लेकिन हल्का सा स्वीट आप जो है वो खा के जाए, क्योंकि उससे थोड़ा सा आपकी बॉडी में क्या है कि ग्लूकोज बढ़ता है और आपका माइंड अच्छा काम करता है। वाटर वगैरह की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था देख लीजिएगा, अगर वहाँ पर होगी, हो भी सकती है, वैसे कुछ कुछ सेंटर्स में होती है, लेकिन अपने साथ एक बॉटल कैरी करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वाटर भी जो है वो आपके माइंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर पानी अच्छे तरीके से पियेंगे, बॉडी आपकी वेल हाइड्रेटेड रहेगी, क्योंकि वैसे भी अब ये जो समय है, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा पूरे के पूरे इंडिया में ये जो समय है, मई जून का महीना, इस समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं पानी वगैरह को लेकर। तो ये प्लीज़ एटलीस्ट एक पानी की बोतल ज़रूर कैरी कीजिएगा अपने साथ, सो दैट कि बीच बीच में आप थोड़ा बहुत पानी पीते रहें, दिमाग आपका, बॉडी जो है वो वेल हाइड्रेटेड रहे, आपको सोचने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। एक लाइट नाश्ता लेके जाइएगा, लाइट ब्रेकफास्ट करके जाइएगा, पेपर आपका अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेता हूं। किसी और वीडियो में अगर हम लोग मिले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो फिर आप इसी वीडियो को इस प्रीलिम से पहले का लास्ट वीडियो मानिएगा। और आप सभी लोगों को अगले संडे को जो प्रीलिम्स होने वाला है 28 मई को, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और काफ़ी अच्छा कीजिएगा। और फिर मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो है वो 28 की शाम को मिलेंगे, ठीक है, या 28 के दिन में मिलेंगे, 28 की शाम को मिलेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 का देखते हैं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सी सेट का एनालिसिस जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, आराम से अपने लास्ट के हफ्ते में पढ़ाई करते रहें। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।